नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजपथ में बात करेंगे पहले पटना में भक्तों को इंतजार था बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का। आखिरकार बाबा ने भक्तों की अर्जी भी सुनी और दरबार लगाकर पर्ची भी निकाली। इससे पहले बाबा ने कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला भभक रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो विरोध कर रहे हैं वो लोग भी जय श्री राम बोलेंगे और जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक बिहार में कथा करने के लिए आते रहेंगे। देखे रहो। वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार। बाबा ने सुनी भक्तों की अर्जी, पटना के दरबार में निकाली पर्ची। बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला, बाबा किसका करेंगे भला। बाबा का दरबार नहीं हुआ तेज प्रताप का दीदार। बाबा की हुंकार 2024 में चमत्कार। हिंदू राष्ट्र का संकल्प, बिहार में क्या विकल्प। भक्त बार बार कह रहे थे कि बाबा दिव्य दरबार लगाइए, भक्तों की पर्ची निकालिए। जिस डिमांड को आखिरकार बाबा ने सुन ही लिया और दिव्य दरबार लगाया। बाबा ने कहा कि बिहार के लोग समझदार हैं, बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला निकलेगी। और इसी के साथ बाबा ने एक एक करके लाखों की भीड़ से भक्तों को बुलाना शुरू किया और दरबार लगाना शुरू किया। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई। पटना में बाबा की कथा तो 17 मई तक होनी है, लेकिन भारी भीड़ और गर्मी को देखते हुए बाबा ने दिव्य दरबार को कैंसिल कर दिया था। भक्तों के भारी दबाव और आयोजकों के कहने के बाद बाबा माने और उन्होंने दरबार लगाने का ऐलान किया। नाम अंकित और टी शर्ट है, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो। बिहार में मां सीता तपोभूमि बताते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये धरती बदलाव चाहती है। कथा से बिहार को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। बदलाव रामकाज है। एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राममय होगा। रामकाज के लिए संगठित होना होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार में लोगों की आस्था देखकर उन्हें लग रहा है कि पहले ही आना चाहिए था। बिहार में रामराज आने तक वो लगातार आएंगे और कथा सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2014 से अखिलेश यादव यूपी में हर चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश इन 9 सालों में यह समीक्षा नहीं कर पाए कि आखिर समाजवादी पार्टी यूपी में क्यों हार रही है। संगठन में खामियां कहां पर हैं। शिवपाल यादव सपा के लिए जरूरी हैं, लेकिन अखिलेश इसे समझना नहीं चाहते। निकाय चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया। मैनपुरी में भी बीजेपी की आंधी चल गई, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी से हार गए, यानी अभी भी वो जनादेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। यूपी में सपा ध्वस्त होती जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी ही धुन में मग्न है। देखिए रिपोर्ट। हार पर हार, कैसे होगा बेड़ा पार। कमजोर हो रहा संगठन, कैसे लड़ेंगे जंग। अखिलेश की रणनीति फेल, सामने 2024 का घमासान। चाचा को किया इग्नोर, नाकाम रहा हर प्लान। मैनपुरी में लगा झटका, बीजेपी ने गढ़ को लपका। अखिलेश यादव यूपी में लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014, 2017, 2019, 2022 यूपी के पंचायत चुनाव और अब यूपी के निकाय चुनाव। अखिलेश को लगातार हार पर हार मिल रही है। प्रत्याशी चयन से लेकर संगठन तक हर जगह हर मोर्चे पर अखिलेश की रणनीति फेल हो रही है। अखिलेश के साथ चल रहे राजभर ने उनसे किनारा कर लिया। इमरान मसूद नाराज होकर बसपा में चले गए। आजम खान का सियासी किला ढह गया। लेकिन अखिलेश यादव अब तक उन कारणों की समीक्षा नहीं कर पाए कि आखिर बार बार हार क्यों मिल रही है। अगर निकाय चुनाव को ही देखें तो योगी एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे तो अखिलेश यादव ट्वीट पॉलिटिक्स कर रहे थे।
जिस मुस्लिम यादव समीकरण पर अखिलेश को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने बीते 9 सालों में उनका साथ नहीं दिया। तो कभी उनके साथ रही मायावती ने निकाय चुनाव में अखिलेश को सबसे बड़ा डेंट दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यादव फॉर्मूले के साथ कई बार सरकार बनाई, लेकिन साल 2014 के बाद से सपा सभी बड़े चुनाव हार रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे अखिलेश यादव की रणनीति पर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इस बार सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकाम रही। 2014 से लगातार हार रही है सपा। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन फेल हुआ। 2019 में मायावती का साथ नाकाम रहा। 2022 में छोटे दलों को साथ लिया, हार मिली। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा हारी। निकाय चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। मेयर की 17 सीटों में अखिलेश को 0 मिला। 7 सीटों पर सपा तीसरे नंबर पर रही। स्वार और 96 उपचुनाव में सपा हारी। अखिलेश यादव प्रचार में सक्रिय नहीं रहे। MY समीकरण नहीं आया अखिलेश के काम। पिछले एक दशक से समाजवादी पार्टी निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में लगातार हारती आ रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि सपा के खराब प्रदर्शन के पीछे बसपा प्रमुख मायावती का मुस्लिम कार्ड है। उन्होंने 17 मेयर सीटों पर 11 मुस्लिम चेहरे उतारकर सपा के वोट में सीधी सेंधमारी कर दी। बसपा की वजह से सपा 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के एनकाउंटर के बाद मुस्लिम जहां एक तरफ सपा से नाराज दिखाई दिया, तो उसने विकल्प के तौर पर भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा को मजबूत माना। 199 नगरपालिका में सपा के हिस्से में सिर्फ 43 सीटें आईं, तो 545 नगर पंचायत में सपा सिर्फ 92 सीटों पर ही जीत सकी। चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के बजाय अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया, लेकिन कमल खिल गया। सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई। बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अखिलेश यादव अपने गढ़ मैनपुरी में बुरी तरह हार गए। सपा के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी ने चौंका दिया। नगरपालिका की सीट पर बीजेपी की संगीता गुप्ता ने जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी ने नगर पंचायत कोरावली और कुसमरा में बड़ी जीत हासिल की। दोनों ही नगर पंचायत सपा के लिए बेहद खास थी। सपा के गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में दूसरे नगर पंचायत में भी बीजेपी ने कब्जा जमाया। सपा के खाते में केवल 2 नगर पंचायत की सीटें आईं। लेकिन अगर बात करें इटावा की, तो यहाँ शिवपाल यादव की रणनीति कारगर रही। यहाँ की तीनों नगरपालिका सीट पर सपा का कब्जा हो गया। दरअसल यहाँ शिवपाल यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी। बात अगर अखिलेश यादव की करें, निकाय चुनाव में एक्टिव नहीं दिखे, महज 9 जिलों में प्रचार किया। 1 मई से प्रचार में उतरे अखिलेश योगी के मुकाबले प्रचार में बहुत पीछे। शिवपाल यादव का साथ नहीं लिया। टिकट को लेकर उठे कई सवाल। ट्वीट करके ही सियासत करते रहे अखिलेश। निकाय चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। अखिलेश यादव के सामने 2024 की भी चुनौती है। अगर अखिलेश अभी भी शिवपाल को साध लें और चाचा को फ्री हैंड दे दें,
तो 2024 में उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है, क्योंकि रणनीति के मामले में शिवपाल मास्टरमाइंड हैं और उनकी राजनीति मुलायम सिंह की तरह है। शिवपाल में कई खूबियां हैं। हर जिले में शिवपाल के करीबी नेता, संगठन पर अखिलेश से ज्यादा पकड़, ब्लॉक तहसील स्तर के नेताओं से सीधा संपर्क, यादवों में अखिलेश से ज्यादा लोकप्रिय, जिले के नेताओं को नाम से जानते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 2017 से सपा सड़क पर शून्य हो गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया है। नरेश उत्तम पटेल पर भी कई बार सवाल उठे हैं। ऐसे में 2024 का मुकाबला अखिलेश के लिए हर दिन कठिन होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते बात करते हैं कर्नाटक में चल रही सियासी घमासान की। कर्नाटक का सीएम कौन होगा, ये सवाल सुर्खियों में। पसंद राहुल की होगी या प्रियंका के बताए नाम पर मुहर लगेगी? इन तमाम सवालों के बीच रेस में सबसे आगे हैं सिद्धारमैया। उम्र भले ही 76 साल हो, लेकिन सिद्धारमैया निर्विवाद चेहरा है, जबकि डीके शिव कुमार पर करप्शन के आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। ऐसे में कांग्रेस सेफ गेम खेलना चाहती है, क्योंकि राज्य में सरकार बनाने के बाद अब अगला लक्ष्य 2024 में कर्नाटक की 28 में से कम 20 सीटें जीतने का है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, बहुमत मिल गया। अब सस्पेंस है सीएम फेस पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, 1, 2 या 3? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे हैं। वो सोनिया और खड़गे दोनों की पसंद है। Congress president, All India to appoint a new leader of the Congress legislature party. 135 Congress MLAs. कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली बुलाया। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर रिपोर्ट लेकर दिल्ली वापस जा चुके हैं। ऑब्जर्वर्स ने सभी विधायकों से उनकी राय ली। इसकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा दी गई। खड़गे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर बनाया था। इनके साथ में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी थे। ऑब्जर्वर्स ने हर एक विधायक से अलग अलग राय ली। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं, जबकि डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समाज से। कर्नाटक के जातीय समीकरण को अगर देखें तो यहाँ ओबीसी 16%, मुस्लिम 14%, लिंगायत 16%, वोक्कालिगा 11%, कोरबा 7%, ब्राह्मण 2%, अनुसूचित जाति 19.5%, अनुसूचित जनजाति 7%, ईसाई 2%, बौद्ध, जैन और सिख 2%, तो अन्य जातियां करीब 2.5% हैं। हाईकमान की पूरी प्लानिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। अभी कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, जो डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश हैं। कांग्रेस का लक्ष्य यहां कम से कम 20 सीटें जीतने का है। माना जा रहा है कि सीएम के नाम का ऐलान मंगलवार को हो सकता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार सहित 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बात अगर सिद्धारमैया की करें तो मुख्यमंत्री पद का अनुभव इनकी ताकत है, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है, राहुल गांधी की पसंद है, तो 75 साल से ज्यादा की उम्र कमजोरी है। तो वहीं डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खुद को साबित किया है, हर तरह के मैनेजमेंट में माहिर हैं, प्रियंका गांधी के भरोसेमंद हैं, कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं। तो वहीं इनकी कमजोरी है आय से अधिक संपत्ति का आरोप, और सिद्धारमैया की तरह लोकप्रिय नहीं है।
कांग्रेस से जुड़े एक सीनियर लीडर के मुताबिक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3 साल सिद्धारमैया और आखिरी के 2 साल डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़ी जातियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर वोक्का लेगा को साधने की तैयारी है। लिंगायत के प्रमुख मठ से जुड़े महंत भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को लिंगायत कम्युनिटी से एक डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार ने 2 सीएम के फॉर्मूले से असहमति जताई। उनका कहना है कि हम दूसरे राज्यों में देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला काम नहीं करता। करप्शन के केस होने की वजह से कांग्रेस डीके शिव कुमार को सीएम बनाने से हिचकिचा रही है। केंद्र सरकार ने जिन प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया है वो अब तक कर्नाटक पुलिस के डीजीपी थे। उनकी और डीके शिव कुमार की बिल्कुल नहीं पटती। ऐसे में अगर डीके को सीएम बनाया जाता है तो करप्शन का मामला हाईलाइट होगा। ऐसा होने पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। सिद्धारमैया को सीएम पद की रेस में इसलिए भी आगे बताया जा रहा है क्योंकि उनकी पकड़ पिछड़ों के साथ साथ दलित और मुसलमानों में भी है। राज्य के हर तबके में उनका प्रभाव है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस जरूर है, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से बहुत आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि राज्य में शराबबंदी तो लागू की जा सकती है, लेकिन क्या इससे समाधान हो जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों को सैनिटाइजर पीकर मरते हुए देखा है मैंने, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि शराबबंदी को मैं लागू कर सकूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो खुद नशे से दूरी बनाकर रखें। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कहा, नशा किसी मामले में फायदेमंद नहीं होता है। ये शरीर के लिए और व्यक्तित्व दोनों के लिए नुकसान ही पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया। इससे उनकी मौत हो गई। ये देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शराबबंदी का आदेश दे दूं। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार आई तो शराबबंदी करेंगे, लेकिन ये वादा अधूरा है और इसे लेकर बीजेपी कई बार निशाना साधती रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि नशाबंदी की बात की जाए तो महिलाएं इसके लिए तत्काल तैयार हो जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि नशा सिर्फ पुरुष ही करते हैं। जब मैं सभाओं में शराबबंदी की बात करता हूं तो सभी महिलाएं दोनों हाथ उठा देती हैं, लेकिन इसके बाद जब मैं गुड़ाखू पर बैन लगाने की बात कहता हूं तो एक महिला हाथ नहीं उठाती, क्योंकि वह इस नशे का ज्यादा सेवन करती है। उन्होंने आगे कहा, मैं राज्य के मुखिया होने के नाते तत्काल आदेश दे सकता हूं कि शराबबंदी करने का, लेकिन इससे समस्या का समाधान हो पाएगा क्या? लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ। कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए, लेकिन वो भी अपूर्ण है। कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं। महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के समय सभी दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, घरों में पति पत्नी बच्चे एक साथ रहने लगे तो घरेलू हिंसा की शिकायतें आने लगी। लॉकडाउन के बावजूद लोग नशे का जुगाड़ कर लेते थे। उस दौरान मध्य प्रदेश और हरियाणा से शराब के ट्रक छत्तीसगढ़ आने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें रास्ते में पकड़ने वाला कोई नहीं था। इस दौरान कई लोगों को नशा नहीं मिला तो उन्होंने सैनिटाइजर पीकर भी अपनी जान दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ऐसा कोई आदेश देना नहीं चाहता जिससे लोग दूसरे नशे के पदार्थों का सेवन करें और उनकी जानें चली जाएं। इसे लेकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शराबबंदी का आदेश दे दूं। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो ऐसे संस्थानों को सामने आना चाहिए जिनसे जुड़कर नशेड़ी का जीवन सुधर जाए और उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हम सभी को इस सामाजिक बुराई को मिलकर खत्म करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आदेश दे दिया गया था ताकि देश से ड्रग्स का कारोबार करने वालों का खात्मा हो सके। 18 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ
कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ एक बैठक की थी। जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश से भी ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो, ड्रग्स को खत्म किया जाए और शराब तस्करी को भी लेकर जो लोग सक्रिय हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनटीएफ के चीफ रविंद्र यादव। इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन कवच आखिर है क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ऑपरेशन कवच चलाया सर आपने, है क्या ऑपरेशन कवच? कवच का मेन अर्थ तो सुरक्षा है, और सुरक्षा है हमारे यूथ और बच्चों की, जो ड्रग के ट्रैप में ना फंसे। जैसा आपको पता है, ड्रग के ट्रैप में एक बार बच्चा फंस जाता है या युवा फंस जाता है तो वो उस दलदल में फंसता चला जाता है और जानलेवा लत है ये। तो इसका मेन उद्देश्य है कि एक कवच हम बनाएं जो ड्रग ट्रैफिकर की जो सप्लाई है वो युवा तक ना पहुंच पाए। सप्लाई साइड को पूरी तरह से ख़त्म करने का ये दिल्ली पुलिस का प्रयास है। दूसरी साइड होती है डिमांड साइड। डिमांड साइड के लिए हम आपसे, मीडिया से, समाज सेवकों से, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो जागरूक करें हमारे युवा वर्ग को, बच्चों को, ये बताएं कि ये कितना जानलेवा है। इसको शौक के तौर पे या इसको एक किक के तौर पे, एक पीयर प्रेशर के अंडर, उस सब के दबाव में आके इसको बिल्कुल भी टच ना करें, इसको हाथ भी ना लगाएं। एक बार इसमें फंस गए तो जीवन खत्म है। ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच एक अच्छी कामयाबी है, लेकिन देखना कि ऑपरेशन कवच ड्रग्स माफिया के खिलाफ कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। और यूपी के शाहजहांपुर में छात्राओं के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 1 दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, कुकर्म किया गया। मोहम्मद अली नाम के कंप्यूटर टीचर ने छात्राओं से शर्मनाक हरकत की है। 2 महीने से मोहम्मद अली खान की घिनौनी हरकत के कारण घुट रही नाबालिग छात्राएं अचानक बिलख पड़ी। क्या है पूरा ये मामला, देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मासूम छात्राओं की इज्जत तार-तार। शैतान शिक्षक ने छात्राओं को बनाया शिकार। शिक्षक की शर्मनाक हरकत से मचा हाहाकार। यूपी के शाहजहांपुर में एक शिक्षक भक्षक बन गया। शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को न सिर्फ शर्मसार किया, बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्तों को भी कलंकित किया। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ। छात्राओं का यौन शोषण कोई और नहीं बल्कि स्कूल का कंप्यूटर टीचर कर रहा था। टीचर का नाम मोहम्मद अली है। इन सब में उसकी मदद उसकी सहयोगी शाजिया कर रही थी, जो खुद शिक्षक है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए कंप्यूटर टीचर को गिरफ्तार किया है। जो बच्चियां हैं उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। आज उनका एक्सरे वगैरह हो रहा है, जिससे उनकी आयु सीमा स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होंगे। CWC को भी संज्ञानित किया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आज वो जेल जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल इसमें वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी इसमें ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा गलत किया गया हो उसको कहीं से भी कोई राहत न मिले और कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ हो। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में BSA ने स्कूल के 2 टीचर अनिल और शाजिया को सस्पेंड कर दिया। वहीं मुख्य आरोपी मोहम्मद अली की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। कंप्यूटर निर्देशक मोहम्मद अली हैं, वो जो है अभद्रता कर रहे थे बच्चियों के साथ और उसमें जो वहाँ के इंचार्ज अनिल कुमार थे वो उस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें साजिया जो वहाँ के अध्यापिका थी, असिस्टेंट टीचर, उनकी मदद कर रही थी।
तो इसमें जो है इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR हुआ है इस मामले में। और जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल कुमार और साजिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया और ऐसे शिक्षक को अपने पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।